राजनीति में कोई वचन, कोई प्रतिज्ञा, कोई ऐलान चुनाव से बड़ा नहीं होता। कोई धारा हो, कोई विचारधारा हो, कोई सिद्धांत हो, कोई कुछ भी हो, उसकी हद चुनाव की चहारदीवारी से पहले ही आके खत्म हो जाती है। चुनाव ही सबसे बड़ा निर्णायक तत्व है राजनीति में। और जो चीज चुनाव जीतने में संकट पैदा करे, वो चीज राजनीतिक दल चाहते हैं कि दूर हो, और जो चीज चुनाव जीतने में मदद करे, उसको चाहते हैं कि भाई हम लपके, उसको अंगीकार करें, उसको स्वीकार करें। सरकारी कर्मचारी चुनाव की प्रक्रिया को बहुत गहरे तक प्रभावित करता है। चुनाव ही सरकारी कर्मचारी कराता है, उसकी मशीनरी कोई, चुनाव आयोग के पास तो अपनी कोई मशीनरी है नहीं। सरकार की ही मशीनरी चुनाव के समय में चुनावी मशीनरी होती है, बीएलओ से लेके और प्रिसाइडिंग ऑफिसर तक, वही सरकारी है कर्मचारी। और वैसे भी 5 साल चूंकि जनता से सीधे जुड़े विभागों को संचालित करता है सरकारी कर्मचारी, इसलिए वो जनता को के साथ राजनीतिक बहसों में भी हिस्सा लेता है, और एक मानसिकता का प्रचार प्रसार निर्धारण सरकारी कर्मचारी बड़ी आसानी से कर लेता है, बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के। अब यहां अपने देश में सरकारी कर्मचारी लगभग मानकर चलिए कि 2 दशकों के आसपास समय लगभग होने जा रहा है, तब से आक्रोशित है कि भाई हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था क्यों बंद कर दी गई। जगह जगह आंदोलन, हर राज्य में आंदोलन, हर जिले में आंदोलन। अभी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक ही दिन, मेरे ख्याल से शायद शनिवार का दिन था, अभी पिछले शनिवार, काली पट्टी बांध के प्रदर्शन था, तो कोई जिला नहीं छूटा, कोई सरकारी कार्यालय नहीं छूटा। पुरानी पेंशन चाहिए, नई पेंशन व्यवस्था हमें मंजूर नहीं। उसमें कई राज्यों ने कर्मचारियों के इस तेवर को समझा, और वहाँ की सरकारों ने, खासतौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसी जो सरकारें हैं कांग्रेस की, उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था का ऐलान कर दिया कि वही लागू करेंगे, इसको नई वाली को विदा कर देंगे। पंजाब में भगवंत मान ने कर दिया ऐलान। ममता जी के यहाँ पहले से चल रही पुरानी पेंशन, बंगाल कभी गया ही नहीं एनपीएस में। अब उसके बाद आया हिमाचल का चुनाव। कांग्रेस ने वादा किया ओपीएस का, बीजेपी उस पर मौन रही, कांग्रेस की सरकार बन गई। अब ओपीएस से बनी या नहीं बनी वो अलग का विषय है, लेकिन भाजपा के आंगन में ये सुगबुगाहट हो गई कि ओपीएस सरकार, इसलिए सरकार नहीं बनी, हिमाचल में रिपीट हुई, क्योंकि हम लोगों ने ओपीएस पर कर्मचारियों की मांग को स्वीकार नहीं किया। वहां से चिंतन मंथन शुरू हुआ। फिर हुआ कि भाई चलो खोजो, देखो क्या हो सकता है। तो हुआ कि भाई बात भी रह जाए, नाक भी रह जाए, और राजनीति में नुकसान भी ना हो, ऐसा कोई रास्ता निकल आए। तो अचानक से, चूंकि अभी 24 का चुनाव फाइनल इम्तहान तो बाकी है, और उससे पहले कुछ सेमीफाइनल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। तो केंद्र सरकार ने लोकसभा में ऐलान कर दिया कि एनपीएस में क्या सुधार होने चाहिए, उसको और कैसे कर्मचारियों के लिए सुरक्षित बनाया जाए, आकर्षक बनाया जाए, इन सब चीजों में माथापच्ची करने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। और कल कमेटी की अधिसूचना जारी हो गई, कमेटी गठन की।
केंद्रीय वित्त सचिव उसकी अध्यक्षता करेंगे कमेटी की। और कहा ही गया कि वो कमेटी कर्मचारियों के संगठनों से बात करेगी और ये समझने की कोशिश करेगी कि भाई क्या रास्ता निकल सकता है बीच का। सरल भाषा में कहूं, बीच का रास्ता खोजने के लिए कि एनपीएस भी रह जाए लेकिन इसका इंटीरियर डेकोरेशन बदल जाए, फिर शायद बात बन जाए। लेकिन लाख टक्के का सवाल ये कि क्या एनपीएस का इंटीरियर डेकोरेशन बदलने भर से, आंतरिक संरचना में कुछ फेरबदल करने भर से कर्मचारी संतुष्ट हो जाएंगे? और वो भी तब जब आधा दर्जन राज्यों में वो ओपीएस बहाली का ऐलान कराने में सफल रहे। क्या अब वो स्थिति है कि कर्मचारी मान जाए? बड़ा सवाल है। और अगर कर्मचारी नहीं माना तब फिर ये कमेटी करेगी क्या? कथा तो करेगी नहीं बैठकर, ना भजन करेगी और ना हवन करेगी। ये कमेटी तभी तक औचित्यपूर्ण है जब तक इसके प्रति कर्मचारियों का भरोसा हो। अगर कर्मचारी ही इसके प्रति आश्वस्त नहीं तो मुझे लगता है फिर इस कमेटी का कोई भविष्य नहीं होगा। ये मुझे समझ आता है। तो क्या है पेचीदगियां? कर्मचारी क्या चाहते हैं? सरकार बीच का रास्ता क्या लेकर आई है? क्या प्रपोजल है सरकार के पास? कमेटी क्या रास्ता निकालना चाहती है? इन सब विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे साथियों ने जो एक रिपोर्ट तैयार की है उसको देखिए। क्योंकि देश के लाखों लाखों सरकारी कर्मचारियों, हमारे अर्धसैनिक बल के जवान, उन सबके जीवन से जुड़ा मसला है, उनके परिवारों के जीवन से जुड़ा मसला है। बहुत संवेदनशील विषय है। पहले ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद फिर हम लोग बहस में चलेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हुए नई पेंशन बनाम पुरानी पेंशन की बिसात पर एक बार फिर नए संग्राम का शोर सुनाई दे रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार ने नई पेंशन के संकल्प में नए विकल्प तलाशने की कवायद शुरू की है। दरअसल देश के कई राज्यों में नई और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर हो रही बहस के बीच सरकार ने नया कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने इस पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए बृहस्पतिवार को एक कमेटी का गठन किया है। वित्त सचिव की अगुवाई वाली ये कमेटी सरकार को नई पेंशन पर सुझाव देगी। ये कमेटी राजकोषीय नफा नुकसान, बजट पर प्रभाव, पेंशन लाभों में सुधार और संशोधन के साथ साथ कमेटी को ये बताएगी कि इसके मौजूदा ढांचे में बदलाव हो या ना हो। The national pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions. इधर एक के बाद एक गैर बीजेपी शासित सूबों में हो रहे पुरानी पेंशन के प्रयोग ने बीजेपी शासित सूबों से लेकर केंद्र सरकार की पेशानी तक परेशानी के पट डाल दिए। वहीं हिमाचल के बाद अब कर्नाटक चुनाव में भी पुरानी पेंशन बड़ा दांव हो सकता है। पुरानी पेंशन को लेकर कर्नाटक में प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो चुका है। बीते 1 अप्रैल को भी तमाम सरकारी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था। हमारी लड़ाई पुरानी पेंशन बहाली के लिए है, न कि एनपीएस में सुधार के लिए है। और अभी केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई है, कमेटियों के इतिहास भूगोल हम सबको पता है, उसका क्या परिणाम होता है। हमारी मांग पूरी शिद्दत के साथ है और हमारा आंदोलन भी आगे लगातार जारी रहेगा। कमेटियों के इतिहास भूगोल हमें पता है, चाहे प्रदेश की कमेटी हो चाहे देश की कमेटी हो, उलझाने का काम किया है या पेंडिंग में विषय को डालने का काम किया है। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसे कमेटी में, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को कमेटी न उलझाए और पुरानी पेंशन लागू करें। अब नई पेंशन और पुरानी पेंशन को देखें तो
पुरानी पेंशन में हर साल डीए जोड़ा जाता था, नई पेंशन में डीए नहीं जोड़ा जाता। ओपीएस में कर्मचारी का अंश सरकारी खजाने में जाता था, एनपीएस में पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। ओपीएस में रिटायर होने पर आखिरी सैलरी की आधी रकम मिलती थी, आजीवन हर महीने पेंशन के तौर पर मिलती थी। न्यू पेंशन योजना में हर महीने पेंशन नहीं मिलती। ओपीएस में मूल वेतन का 10% जीपीएफ कटता था। रिटायर होने पर कुल जमा राशि कर्मचारी को मिलती थी। नई व्यवस्था में जीपीएफ अकाउंट बंद कर दिए गए। बहरहाल 2004 में केंद्र सरकार और 2005 में यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन पर पर्दा डालकर नई पेंशन स्कीम का पदार्पण किया था। इधर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करके बड़ा दांव चला है। अब केंद्र की माने तो पुरानी पेंशन लागू करने का नया चलन ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि जब कर्मचारी मांग रहे पुरानी पेंशन, तो नई पेंशन की समीक्षा और सुधार वाली कमेटी से बन पाएगी बात। आज से कुछ समय पहले जब पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश भर में पुरानी पेंशन बाहर हो चुकी थी हर राज्य में और नई पेंशन व्यवस्था ही लागू थी, उस वक्त अगर ये कमेटी जैसा कोई प्रयोग हुआ होता केंद्र के स्तर पर, तो शायद कर्मचारियों को उसके लिए राजी कर पाना सरल होता। अब चूंकि आधा दर्जन से ज़्यादा राज्य बैक टू ओपीएस हो चुके हैं, ओपीएस राजनीतिक दबाव का एक बड़ा मुद्दा बन गया है, ये बात कर्मचारी भी जानते हैं। तब शायद इस कमेटी के साथ सहमति बन पाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। मनोज पंडित जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। मनोज पंडित जी का स्वागत है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी कांग्रेस की प्रवक्ता, सुधा जी का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी जी का बहुत स्वागत है। रणवीर सिंह साहब हैं, महासचिव हैं अर्धसैनिक बलों का के लिए काम करने वाले एक बड़े संगठन के, और विजय कुमार बंधु, इनसे आप सब लोग परिचित हुई, पूरे देश भर में पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं अटेवा के। बंधु जी, आप ही से बात शुरू करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस कमेटी का भविष्य और भाग्य इस बात पर टिकेगा आकर कि कर्मचारियों के साथ इसका रिश्ता भरोसे का बन पाता है कि नहीं। बाकी तो फिर ये कमेटी कोई कथा भागवत तो करेगी नहीं। अगर कर्मचारी इस पर भरोसा करेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि वित्त मंत्री ने सदन में कहा था कि सरकार मानती है कि नई पेंशन योजना में सुधार की जरूरत है, उसी के लिए ये कमेटी बनाई गई कि भाई नई पेंशन योजना में इंटीरियर बदलो और कोई ऐसा बीच का रास्ता खोजो जिसमें कर्मचारी भी राजी हो जाए और एनपीएस नाम भी बना रहे, जो मुझे समझ में आ रहा है। बंधु जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? भाई आपका म्यूट है शायद, सिस्टम देखिए। जी सर जी जो कमेटी बनाई गई है, पहली बात तो सर जिनका विषय है, जिन लोगों का विषय है, उन्हें उनमें हमारी अपनी सोच है कि उनमें शामिल करना चाहिए, अगर बनाया उन्होंने तो, अगर उनका सोच अच्छी है तो। रही बात सर कमेटियों की, तो कमेटी उत्तर प्रदेश में बनी थी, अभी इसके पहले हिमाचल में बनी थी, अभी कर्नाटका में भी तमाम जगह कमेटियां बनी, और कमेटियों का हम लोगों ने इतिहास भूगोल देखा है। तो मुझे नहीं लगता है, और जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये क्या ओपीएस को वापस लाने के लिए कमेटी काम करेगी या एनपीएस में सुधार करेगी? नहीं, एनपीएस में सुधार के लिए काम करेगी। वही प्यार आता, वही एनपीएस में सुधार की बात अगर आती है तो एनपीएस के सुधार के लिए हमारा आंदोलन नहीं है। जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये आंदोलन लाखों लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, वो एनपीएस में सुधार के लिए नहीं। और अब तो मुझे दुख होता है कि सुधार जैसी चीज को, ये काम तो 1 साल 2 साल 3 साल पहले जब चीजें थी तब समझ में आया, 19 साल बीत चुके हैं, उसके परिणाम सामने हैं, एनपीएस का रिजल्ट सामने आ गया है। मुझे नहीं कहने की जरूरत है कि एनपीएस क्या दे रहा है, 1200 1800 2600 रुपए दे रहा है। ऐसे दौर में आप एनपीएस में सुधार की बात करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है,
मैं तो कह रहा हूं सर, जिनके एनपीएस के तहत 10% कट रहा है, उससे भी कम एनपीएस में पेंशन आ रही है। मतलब 10% जितना पैसा हमारा कट रहा है, उससे भी कम पेंशन आ रही है। और अगर थोड़ा सा और गहराई में जाए तो पेंशन है ही नहीं है। ये तो जो पैसा 40% भाग है, उसका ब्याज मिल रहा है जो कंपनियां और सरकार वो जो सब बैंक दे रही हैं। इसमें सरकार की कोई वो नहीं है। तो इस कमेटी पर एनपीएस के सुधार के लिए कोई कमेटी मान्य नहीं है। जी। और जब ये लागू किया गया था एनपीएस 2003 में, जब इसका प्रपोजल आया, उसके बाद प्रक्रिया बढ़ी, तो ओपीएस खत्म करने के लिए कोई कमेटी नहीं बनी। अध्यादेश ला दिया गया इस देश के अंदर। अध्यादेश वो भी किस पर? अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा ना दी जाए, इसका अध्यादेश आ गया। ठीक है तो बंधु जी, ठीक है, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, दोबारा मैं आता हूं, एक बार सारे मेहमानों को बहस में ले आऊं। रणवीर सिंह जी, ये जो प्रपोज्ड कमेटी है, वित्त मंत्री, वित्त सचिव जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं देश के, आप लोगों को, आपके संगठनों को क्या समझ में आ रहा है? ये कमेटी क्या करेगी, क्या परिणाम आएगा, कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा? रणवीर जी। देखिए, सबसे पहले तो आपको सैल्यूट और सलाम कि आप हमेशा प्रणाम मुद्दे को देश के सामने लाते रहते हैं, सरकारों के सामने। मान्यवर, मैं एक और बताना चाहूंगा कि 11 जनवरी को एक हिस्टोरिकल फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, खासकर पैरामिलिट्री के जवानों के लिए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये माना कि ये भी आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन है, ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और इनको भी जो है, जो भारतीय सेना है या तीनों अंग हैं, उनके बराबर माना जाए और इनकी पेंशन तुरंत बहाल की जाए, जिसके लिए 8 सप्ताह का टाइम दिया। और देखिए, केंद्र सरकार इसके विरोध में ठीक होली से 2 दिन पहले, यानी 6 मार्च को हाई कोर्ट गई और मांगा कि हमको 12 सप्ताह का समय चाहिए। 12 सप्ताह का समय अगर ओपीएस लागू करने के लिए मांगा होता तो बड़ी बात थी। अब तो हमें डर लगने लगा है कि बीच में कहीं सुप्रीम कोर्ट ना चली जाए और इस मामले को लंबा लटका दिया जाए। अब आते हैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर कि जो कमेटी बनी है, ठीक कहा कि जब ये ओपीएस लागू किया तब इस प्रकार की कोई कमेटी नहीं, तुरंत फुरत में जो अध्यादेश, जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं, लागू कर दिया गया। सर, पूरे देश की सरहदों से लेकर, मैं अर्धसैनिक हूं, पैरामिलिट्री के जवानों की बात करता हूं, पूरी चाक चौबंद चौकसी तो हम कर रहे हैं, सरहदों की रखवाली हम कर रहे हैं। आपके सीआईएसएफ के जवान, जैसा आप बराबर बोलते हैं, हम कोरोना वॉरियर, पूरे देश को तो हर गली मोहल्ले चाक चौराहे में हम ही संभाले हुए, तो हमारा अधिकार बनता है। जवान खाएगा क्या पेंशन, बुढ़ापे की लाठी? अब तो ये हो गया। रणवीर जी, दोबारा आता हूं आपके पास, दोबारा मैं आता हूं। आपने अपनी बात बहुत अच्छी ढंग से रखी। मैं अब राजनीतिक मित्रों के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं, मुझे याद आ गई, विजय बंधु ने कहा, रणवीर जी ने कहा कि कमेटी के मसले पर के टिप्पणी की, तो मुझे नितिन जी की बात याद आ गई, नितिन गडकरी जी की। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि भैया, जिस मामले को लटकाना हो, अटकाना हो, कमेटी, जीओएम, स्टडी, सर्वे, इसमें फंसा दो, और जिसको करना हो बोले लाओ फाइल, दस्तखत किया, बात खत्म। क्या बात। नितिन गडकरी जी कहते मैं हमारे ऊपर मत नाराज होना भैया, राजनीतिक लोग हैं, उनका अनुभव है, वो आज के तो है नहीं। 90 के दशक में वो महाराष्ट्र में मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के, तो उन्होंने ये देखा सरकारों का चाल चलन, तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे, मनोज पंडित जी, कि जब लटकाना हो, भटकाना हो, अटकाना हो, तो बोलो जी कमेटी बना दी, और कमेटी वाले को इशारा कर दो कि बेटा धीरे धीरे चलना है, नहीं, और कमेटी आ जाए तो कमेटी का फिर स्टडी में लगा दो कि इसका और अध्ययन हो रहा है गहन, नहीं मनोज जी? जी प्रणाम अमिताभ जी। प्रणाम भाई। देखो, ये सब चीजें क्या है, अब आप चूंकि आपको अनुभव इतना है, आप बहुत चीजें आपने बड़े करीब से देखी हैं,
कि किस काम को कैसे करने से होगा, पर लेकिन यहाँ सरकार की नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है कि क्या राजस्व की हानि होगी या क्या राजस्व में हम लोग कर सकते हैं, उसके हिसाब से कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट देगी। और सरकार ये चाहती है कि हम लोग पुरानी पेंशन नहीं बहाल कर सकते, तो जो नया पैरामीटर बनाया है उसमें ऐसे क्या संशोधन करें कि जो पैसा भी मिले और चीजें भी हों। आप देखिए पुरानी पेंशन सीधा सीधा राजस्व सरकार के खाते में जमा होती थी, और जो नया प्लान बनाया वो ये था कि इस पैसे को मार्केट में लगाया जाएगा और इस पैसे को बढ़ा के इसको जितना इसका यूटिलाइजेशन किया जाए तो उसका बेनिफिट उसी को दिया जाए पेंशन के रूप में। तो अभी थोड़ा सा कुछ खामियां रह गई हैं, उन खामियों को कैसे सरकार इस कमेटी के माध्यम से कैसे हम उसको सुधार सकते हैं, उसी पर विचार किया जा रहा है। और ये टाइम बाउंड प्रोग्राम रहेगा, इसको ज्यादा लंबा लेंदी खींचने का कोई ऐसी मंशा नहीं है सरकार की कि कोई बहुत लंबा खींच के इसको डाला जाए। इसको जल्दी से कमेटी की रिपोर्ट खत्म करें। ठीक बात भाई। देखो हम तो ज़्यादा इतना जानते नहीं शेयर बाजार क्या है। 50,000 रुपया लगाए थे किसी के कहने पे शेयर में, क्या हर दिन मोबाइल लिए ये वही देखते रहते हमारे घर में सब लोग के वो बाजार नीचे हुआ कि ऊपर हुआ, पता लगता कभी 50 के 40-35 ही रह गए, तो उस दिन घर में खाना भी नहीं बनता दुख में। ऐसा धंधा क्यों करें ना जी। पोस्ट ऑफिस में भी डाल देते 50-50 तो रहते, न मिलता कुछ। चलो ये इतना बड़ा दिल नहीं भाई साहब, भारत गरीब देश है, इतना बड़ा आदमी थोड़े नहीं कि 50 के 35 स्वीकार कर ले। ये जो लोग कर सकते हैं उनके लिए अच्छा है, बाकी के लिए ठीक नहीं। और एक बात जो बीजेपी ने, सुधा जी आपके पास आ रहा हूं और जोशी जी के पास, मेरा अपना आकलन ये कहता है कि ये मसला कमेटी जीओएम डिस्कशन सेमिनार में नहीं जा सकता। उसका कारण है लगातार चुनाव है, राज्यों का भी दबाव है। भाई शिवराज सिंह से पूछिए तो वो कहेंगे अलग ले जाए, टीवी पे नहीं अलग ले जाके, तो वो कहेंगे भाई ओपीएस लागू करो, मेरी जान से बवाल काटो कम से कम, मैं चुनाव तो ठीक से लड़ूं क्या। यही बात रमन सिंह कह रहे, यही बात वसुंधरा कह रही, टीवी पे नहीं, व्यक्तिगत पूछ लीजिए जाके। वो बवाल करा दिया विजय बंधु, चाहे या रैली कर देते हैं आके, है और हमारी जान सांसद में पड़ी है, लागू करो क्या जा रहा है। और वह भारत में जो राजनीति होती है, मेरी बात से सब मित्र सहमत होंगे, आप यहां नहीं बोलेंगे लेकिन वैसे सहमत होंगे, अर्थव्यवस्था, राजस्व, आर्थिक कॉन्सिक्वेंसेस, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब चीजें कहने की होती हैं। जब हमारे देश में ऐसी ऐसी विकट राजनीतिक विभूतियां जन्म ले चुकी हैं, जो चुनाव में ये ऐलान कर देती कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 किलो देसी घी भी मिलेगा मुफ्त, उनके लिए ओपीएस क्या चीज है। स्कूटी मुफ्त, सोने की चेन मुफ्त, सोने का मंगलसूत्र मुफ्त, कलर्ड टीवी मुफ्त, ऑटो मुफ्त, ऑटो में डलवाने के लिए डीजल मुफ्त नहीं, सिनेमा की टिकट मुफ्त, पान सुपारी गुटखा मुफ्त, देसी घी मुफ्त, डालडा मुफ्त नहीं है। सुधा मिश्रा जी, इसलिए तो सभी आप लोग सभी करते हैं, सारे दल, ठीक। ये मत कहना कांग्रेस नहीं करती, नहीं तो फिर मुझे 15 मिनट कांग्रेस के बारे में बताना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या करती, इसलिए उसमें मत पड़ेगा। तो ओपीएस में इतना क्या खर्चा आ जाएगा, नहीं भाई आप लोग इतने बहादुर राजनेता, हम तो आपके साहस को, आप पूरे देश में सब कुछ फ्री कर देते हो चुनाव के मंच पे जब जाते हो। अमिताभ जी, मैं आपकी बात को आगे करते हुए सबसे पहले आपको नमस्कार। आज तो घाव करे गंभीर वाले आप पूरे उसमें रोल में हैं, और अच्छी बात है कि जब जनता के अधिकारों की रक्षा है तो एक पत्रकार खड़ा होता है, तो वो सच में वो जनता की आवाज बन जाता है। मैं हमेशा, चूंकि मैं जिस घर से, जिस मध्यम वर्ग से आती हूँ, उस मध्यम वर्ग में एक जीपीएफ होता था, जो उस सरकारी नौकरी करने वाले पिता की आस होता था कि बेटी बड़ी हो रही है तो जीपीएफ निकाल के शादी कर सकता है। आज जरूरत क्यों है? अगर आप कहेंगे एनपीएस में सैलरी की 10% कटौती आप कर लेते हैं, जो पेंशन योजना थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, जीपीएफ खत्म हो गया, 10% सैलरी काट ले रहे हैं, उसके बाद आपके पास पेंशन की सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है अमिताभ जी, कि जो लोग इसकी स्वीकार्यता नहीं कर रहे हैं, वो अपने विधायकों को, सांसदों को पेंशन दे रहे हैं। भाई अगर पेंशन नहीं होनी चाहिए, पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, तो सबके लिए पूरे देश में बराबर होना चाहिए, ये जो मेरा मानना है। और सच में
अगर कोई चीज लागू कर दी गई है उसमें खामियां हो, तो ये सरकारों को फिर से आके उन पे बात करके उनको लागू करना चाहिए। और कांग्रेस इस मसले में अपनी एक सहमति दिखाते हुए इन चीजों को लागू करने का पूरा प्रयास कर रही है। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करने जा रहा है उसके पास इतना कुछ तो नहीं है ना कि वो 60 साल तक पहले नौकरी करेगा, पूरी जिंदगी वहां चली गई, फिर उसके बाद पेंशन तक नहीं है जो उसके जीने का आधार होता था। आप जानते हैं बहुत से ऐसे परिवार जो बहुत नीचे होते थे अर्थ के मामले में, वहां पे सरकारी नौकरियों से उन्होंने अपने बच्चों को ऊपर पढ़ाने का, उनके फिर आगे बढ़ने का, बच्चा अगर नहीं भी है तो पेंशन उनके पास होती थी, जीवित रहने के लिए कम से कम संसाधन थे, वो किसी और के थ्रू अपने जीवन को चला सकते थे। आज का जो डर है, आप बताइए, सैनिक, कोई व्यक्ति सैनिक अगर बन रहा है, देश प्रेम सबके अंदर है, लेकिन सभी सैनिक नहीं बन रहे हैं ना, तो कम से कम जो सैनिक बन रहे हैं उनके घर की बातों को लेकर, उनके घर की रक्षा, उनके घर के जो एक होता है ना कि सुरक्षा की भावना, वो कहां से आएगी? ठीक, आप किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, आप उनकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हो, इस पे बिल्कुल ठीक बात कही। मैं प्रोफेसर साहब के पास भी चलना चाहता हूं। दो बातें छोटी छोटी कह के मुझे ऐसा लगता है 1970 के आसपास का जो भारत था प्रोफेसर साहब, उसमें पेंशन जब मिल रही थी तब शायद पेंशन उतनी जरूरी नहीं थी जितनी आज है। अब आप पूछेंगे कैसे, ये गलत बात कैसे बोल रहे हो, तो उल्टी लग रही। मैं इसका सीधा वर्जन अर्थ बता दे रहा हूं। तब संयुक्त परिवार थे, बुढ़ापा कट जाता था, रोटी मिल जाती थी, मन से दे चाहे बेमन से दे बहू, नाती नो नाते नो बहू बेटा, कोई मन से दे बेमन से दे, लेकिन रोटी बाबा को दे देती था, डोकर डोकरी को रोटी मिल जाती थी। ठीक, अब तो संयुक्त परिवार बचे नहीं, बच्चे कहीं, बूढ़े बूढ़ी कहीं, क्या खाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है सामाजिक, इसको देखना होगा इसी दृष्टि से। जैसे इस ओपीएस के विड्रॉल में भारत की, बंगाल की सरकारों को छोड़कर सब लोग शामिल हो, ठीक, कोई बरी नहीं है, ना आपकी पार्टी बरी है, क्या सबके दस्तखत हैं कहीं ना कहीं, तो क्यों नहीं सब लोग एक साथ प्रायश्चित का एक महायज्ञ कर लो? जोशी साहब, अरे इतना भारत समृद्ध हो गया, जब गरीब था तो पेंशन दे रहा था, अब संपन्न है तो बोले अब कमेटी करेंगे, ऐसा क्यों है भैया? जोशी जी, देखिए अग्निहोत्री साहब, जो आज आपने विषय उठाया है, ये उन लोगों का विषय है, मेरी जितनी समझ है, ये जिन्होंने अपना जीवन पूरा दे दिया राज्य सरकारों को, देश की सरकारों को या अपने प्रतिष्ठानों को। ये उन लोगों से जुड़ा मुद्दा है जो पूरा जीवन देके और अपने वृद्धावस्था के काल में, जबकि उसको सहारे की आवश्यकता होती है, तो एकमात्र जो उस पे सहारा होता है वो पेंशन का सहारा होता है, और आज उसको छीनने का काम सरकारें कर रही है, सरकारें किसी की भी हो। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, मैं आपके मुद्दे पे ही रहना चाहता हूँ। आज सबसे बड़ी बात जो मुझे पूरी डिबेट में समझ में आई आपके चैनल के माध्यम से, जो आज सरकार ने कहा कि एनपीएस पर कमेटी बनेगी और फिर रिपोर्ट देने का काम करेगी, जिस कमेटी पर जो हमारे जितने दो साथी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक ना होकर केवल कर्मचारियों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, आदरणीय विजय जी, आदरणीय रणवीर जी, तो इनकी तो मांग ही नहीं है कि एनपीएस को, तो ये मानते ही नहीं है। इन्होंने कहा कि ये कोई, इस पे तो लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई लड़ रहे ओपीएस की, और सरकार कमेटी बनाने का काम कर रही है एनपीएस की। पहले तो मुझे इस कमेटी की औचित्य पर ही वो लग रहा है, प्रश्न चिन्ह लगाई दे रहा है। और दूसरी बात इन्होंने जो कही, हमारे जो यूनियन के पेंशनरों की जो लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, कर्मचारियों की, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि पूरा देश जानता है कि भारत में चाहे राज्य सरकार की कमेटी हो और प्रदेश सरकार की कमेटी हो। आदरणीय अग्निहोत्री साहब, आपने इस विषय को और मजबूती से कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपसे मैं सीखने का काम करता हूँ। तो और अच्छे तरीके से आपने कहा, यहाँ जो कमेटियों का जो गठन होता है वो एक लटकाने का, झटकाने का, एक रोकने का, चुनाव तक टालने का एक मंत्र सा देश में चला आ रहा है। इस विषय को आदरणीय
गडकरी साहब ने भी कहा, हालांकि हमारे विपक्षी है, लेकिन जी। कुछ ऐसे राजनेता होते हैं हर दल में कि उनका सम्मान पार्टी स्तर से ऊपर होता है। जी माननीय गडकरी जी का व्यक्तिगत रूप से मैं भी बहुत सम्मान ठीक करता हूं। ठीक है जोशी साहब, छवि है जी तो मैं आता आप उस हूँ। मुद्दे पे ठीक है आना। जोशी साहब, मैं मनोज भाई आ रहा हूँ। एक और व्यवहारिक बात कहूँ, मनोज भाई आप ही के पास आऊंगा। केंद्रीय सुरक्षा किसको दी जाए, इसके लिए एक प्रक्रिया है पूरी, सब लोग सुन लो भैया। उस प्रक्रिया में बहुत टाइम लगता है। आईबी लोकल थाने से लेके आईबी तक का पूरा सिजरा तैयार होता है। नरसिंह राव की सरकार थी, सुधा जी, नरसिंह राव की सरकार थी, विश्वास मत पर का मामला था, अजीत सिंह के एमपी चाहिए थे, अहमद पटेल और अजीत सिंह की मुलाकात हुई, कुछ बातें तय हुई। अजीत सिंह जी ने एक महिला राजनेता के लिए इशारा किया, क्या अजीत सिंह अपने घर नहीं पहुंच पाए, वहां से निकल के उनके घर सीआईए से पहुंच गई है, टेंट लगने लगा, बोले आइल फाइल बाद में हो जाएगी। तो सरकारें जब करना चाहती हैं तो हथेली पर सरसों जमा देती हैं भाई। हमने तो जमते देखी है, जमते देखी है। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट उसी दिन हुआ था, उसकी भी प्रक्रिया क्रिया बाद में, बोले कुछ नहीं, क्या परसों वोट है आज ही कर दो, क्या? तो ये हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। खैर मनोज पंडित जी, मसला वही है। नोएडा में अभी एक खबर आई है, एक वृद्धा अकेले रहती थी, वो मर गई, उनका बेटा भी एनसीआर में रहता सुधा। 20 दिन बाद पता लगा कि अम्मा मर गई। ऐसे में पेंशन भी नहीं हो तो बूढ़ा बूढ़ी जहर खाए। मैं भाजपा कांग्रेस सपा बसपा चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं अपने देश के लोगों के लिए यहां आया हूं। मनोज जी, कौन जिम्मेदारी लेगा जब एनसीआर में रह के लड़का 20 दिन में अम्मा खबर नहीं लिया और अम्मा मर गई, 20 दिन लाश सड़ती रही। मनोज जी, क्या वृंदावन में भीख मांगेंगी जी? अमिताभ जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी हम पेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन जो सरकार है वो कुछ नया करना चाहती है। नया मतलब आप देखिए, अग्निवीर, अभी जो हमारे सैनिक भर्ती हुआ करते थे उनका पूरा सिस्टम बदल दिया गया। अब हम 18 से 20 साल के बच्चे को 14 से 15 लाख या 20 लाख रुपए दे देंगे उसको, और उसको हाई स्कूल वाले को इंटर की डिग्री देंगे, इंटर वाले को ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे। मतलब कि जो प्रशिक्षण है, मतलब कि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम अपने व्यक्ति को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, उसको आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया कैसे की जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पेंशन के खिलाफ हूँ या सरकार पेंशन के खिलाफ है, पेंशन के खिलाफ नहीं है। पेंशन का जो आएगा वो ठीक है, पर मेरा मानना ये है कि हम कैसे लागू कर दिया, चीजों को सेट करें, कैसे, जैसे अभी आपने एक उदाहरण दिया कि हमारे बुजुर्ग हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता, इनके लिए भी एक सरकार योजना लाए। आज पहले क्या था कि पहले चीजें ये हुआ करती थी कि अगर घर में झगड़ा होता है तो हम लोग नई योजना बात करना नहीं बंद करते थे। आज सबसे पहले झगड़े में क्या करते हैं, मोबाइल में उसको ब्लॉक कर देते हैं। देखिए अभी बात नहीं करते। तो मेरा मानना यह है कि किसी भी चीज का समाधान तब निकलता है कि जब हम उस चीज को बात करें, चीजें करें। युवकों को सरकार जब बदलाव करती है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं, पहले बताइए और बदलने में देखिए थोड़ा समय लगता है। जो आज हमने शिक्षा नीति बदल दी, आज हमने अग्निवीर योजना ले आए और सारी योजनाएं लेके आए हैं, उन योजनाओं का लाभ मिलते मिलते थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए आपको पीढ़ियां माफ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ाई आज के 10-15 साल पहले ही की होगी। आप पूरे सिलेबस को जिस तरह हटा रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, सिलेबस वाला चक्कर किसी और दिन। अभी रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों सिलेबस वाला बहस में मत भरिए, अभी मुगलों में फंस जाएंगे, फिर इतना समय थोड़ी ना है। मुगल किसी और दिन, आज अपनी बात कर ले। मुगल तो चले गए, अब कहाँ कौन मुगल है
जो कहीं है भी, कोई एक आदमी कलकत्ता में कोई चाय बेच रहा, कोई मूंगफली बेच रहा, कहाँ बचा मुगल उगल? कुछ नहीं। एक वो आए थे हमारे पास, वो सर्टिफिकेट लेके आए थे, जाने कहाँ से, मुगलों के वारिस प्रिंस तुसी। अरे मैंने जाओ यार कुछ काम करो, कहाँ चक्कर में घूम रहे हो इधर उधर। अब वो जमाने बीत गए जब पसीना गुलाब था। खैर विजय बंधु, भाजपा कह रही है कि हम आत्मनिर्भर बनाने की कवायद कर रहे हैं कर्मचारियों को। मैं सबसे पहले हमारे विद्वान साथी मनोज जी अभी एक बात बोले कि जो कमेटी बनाई गई, पहली बात तो वो कमेटी एनपीएस में सुधार किया जिसको स्वीकार नहीं है, लेकिन इनकी बात को भी मान लेते हैं कि कमेटी बहुत जल्दी लटकाने के लिए नहीं बल्कि जल्दी निर्णय देगी। तो मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं, 23 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई इसी विषय को लेकर के। 23 अक्टूबर 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल से ज्यादा टाइम हो गया। क्या बता पाएंगे कि उसने क्या किया, कितनी बैठकें हुई, उस पर क्या निर्णय आया, क्या उसका रिजल्ट निकला, क्या निचोड़ आया, क्या सुधार किया गया? 23 अक्टूबर 18 की। और अभी जहां कर्नाटक की बात मैं करूं, कर्नाटक में 1/3/2023 को भी वहां एक कमेटी बना दी गई और उसी के जस्ट बाद चुनाव घोषित हो गया। उस कमेटी ने कितनी बैठकें की, कितना रिपोर्ट लाई, क्या हुआ, ये इस तरह की गलत फहमियों की चीज। देखिए, पढ़े लिखों का ये आंदोलन है, पढ़े लिखों का हक है, वो सब चीजों को समझते, एक एक बात को तोलते हैं। अभी आपने अग्निवीर की बात कर दिया, मैं कह रहा हूं अग्निवीर को पेंशन व्यवस्था से वंचित करने के लिए ये नया अग्निवीर व्यवस्था जो लाई गई है, सेना को भी पेंशन से वंचित करने का ये तरीका है और इसीलिए अग्निवीर लाई गई। आत्मनिर्भर तब होगा जब हम रिटायर होंगे, हमारा अर्धसैनिक बल रिटायर होगा और पेंशन पर अपना जीवन यापन चला पाएगा, वो आत्मनिर्भर होगा। जैसे आपने अभी नोएडा की बात की, वो आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भरता तो आप खत्म कर रहे हैं, सवाल ये है। दूसरा, अगर आत्मनिर्भरता आप बात करते हैं तो ये कर्मचारियों पर ही क्यों होती है? आप सब तो लोक सेवक हो, आप सब तो नौकरी नहीं करते हो, फिर एक किसी भी संस्था में नौकरी करेंगे तो आप तो कर्मचारी होंगे ना। आप किसी भी संस्था में नौकरी करेंगे, कर्मचारी तो होंगे आप। ऐसा तो है नहीं कि संस्था के मालिक हो जाएंगे। पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि हम अभी, आप किसी भी हिंदुस्तान की बात नहीं, अगर हम और आसपास के 30 से 35 देशों को देखें जहां पे मैंडेटरी है कि आप अपने बच्चे को 10th करने के बाद आप आर्मी का प्रशिक्षण दिलाएंगे उसको, और आपको मना नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो बच्चा 5 साल बाद अग्निवीर से बच के बाहर वापस आएगा तो उसको समाज में नौकरी मिलेगी, उसको उतना पैसा मिलेगा। आप ये 22 साल की उम्र में कोई आदमी 20 लाख इकट्ठा कर सकता है क्या? या आप ये बताइए कि जब तक तो उसको समझ नहीं आता नौकरी में करूंगा कहां, तब तक उसको डिग्री मिल जाती है उसका। सुन लीजिए, एनपीएस में भी यही बताया गया था कि लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे और सैकड़ों भी नहीं मिल रहे हैं। एनपीएस में भी यही बताया गया था। आज आपको मैं उदाहरण दूं, एक नहीं 10 दे सकता हूं, 100 दे सकता हूं। एनपीएस में जब आया योजना तो इसको बताया गया कि इसमें लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए में शेयर मार्केट उठेगा तो इतना लाख रुपए मिलेगा। आज 1700, 1800, 2200 रुपए आज मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, आप जाके पता लगा ले, 1,15,000 जिसकी वेतन हो वो प्रिंसिपल रिटायर हुआ, 4,044 रुपए एनपीएस में पेंशन मिल रही। 4,044 में आत्मनिर्भरता आ जाएगी। बिजली का बिल नहीं जमा पाएगा, बढ़ता हुआ सिलेंडर का गैस का दाम नहीं दे पाएगा। आप देखिए, सुनिए, हम ये अभी मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हो जाए। अब जैसे अमिताभ जी ने एक उदाहरण दिया कि एनसीआर में माँ भी रहती थी, बेटा भी रहता था, माँ को मरे 20 दिन हो गए, बेटे को पता नहीं चला। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, ये जो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, ये वो एक समस्या, इसका भी एक समाधान निकालना है। हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मनोज जी, ठीक, अभी रुकना होगा। विजय जी, ये आप भी रुकिए, मनोज जी आप भी रुकिए। मैं रणवीर जी के पास चलता हूं एक बात लेके। वो समाधान समाज निकालेगा मनोज बाबू। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सरकार की, सरकार और राजनीति की, क्योंकि हमारे लिए जो विपक्ष में है वो भी आधा सरकार होता है, क्योंकि वो छोटा सा एक ग्रुप है, वही देश में खेला खेली करता है, कभी वो सरकार में कभी वो, यही ना। रणवीर जी, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप सहमत हो तो बताओ। क्या इस देश में चूंकि
देश के प्रति जज्बा राजनेताओं में बहुत ज्यादा है, भक्ति का, देशभक्ति का, कुर्बानी का, बलिदान का, तो उसका सम्मान करते हुए विजय बंधु जी आप भी सुन लो, क्या ऐसी नई व्यवस्था नहीं, जब नए नए प्रयोग हो ही रहे तो ऐसा ना कर दे कि जितने सांसद, विधायक और पार्षद तक हैं देश में किसी पार्टी के हो, उनके सबके बच्चों के लिए अग्निवीर की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दे? नहीं अच्छा रहेगा? जितने सांसद, विधायक, पार्षद, मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है किसी पार्टी को हो, जबरिया उसके लड़के को ले जाओ, अग्निवीर में दाखिल कराओ, ताकि 5 साल बाद 20 लाख लेके लौटे, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मजबूती दे। क्या कहते हैं रणवीर जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अब तो ये होना चाहिए कि जो संसद, विधानसभाओं के जो भी चुनाव लड़े तो उसमें पहली शर्त जैसे विदेशों में है कि भाई जो है सेना में ट्रेनिंग करना यूरोपियन देशों में अनिवार्य है, इसराइल वगैरह में है, ना ना आप मेरी बात सुनो रणवीर जी, ना हम नेता के लिए अनिवार्य नहीं कर रहे, उसके घुटने तोड़ दो आप, ना उससे कम नहीं कर रहे। मैं सुनो, हम कह रहे हमारी फार्म, 1 मिनट भाई, हमारे फॉर्म में ये लिखा जाएगा कि मेरा लड़का रामलाल फला तारीख से अग्निवीर हो गया, तो फार्म ओके है, चुनाव लड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं लड़ सकते। ये कह रहा हूं, सरल बात करो। ये बिल्कुल होना चाहिए, ताकि बहुत जरूरी है, तब इनको पता लगेगा। लेकिन इनको माननीय बीजेपी नेता को बता दें कि जितने अग्निवीर अभी भर्ती किए हैं उनकी शादी के लाले पड़ गए हैं। वो पहले लड़के वाले के पास जाते हैं कि भाई लड़के वाले वो अग्निवीर है या पहले वाला वीर है, बोला अग्निवीर, तो बोला 4 साल के बाद ये आएगा और 10-12 लाख रुपए उड़ा देगा और शादी के लाले पड़ गए। खैर, मैं अभी दूसरे तरफ जाना चाहता हूँ मान्यवर, मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा कि कल ही 6 अप्रैल को सीआरपीएफ के 76 जवानों ने चिंतलनार चिंतगुफा में शहादत दी थी। वो 6 अप्रैल 2010 देश के लिए सरकार बताए उनकी पेंशन, जिन्होंने सुप्रीम शहादत दी। आने वाला 9 अप्रैल सीआरपीएफ का शौर्य दिवस, जब गुजरात में जो है 1965 में पाकिस्तानी ब्रिगेड का 9 अप्रैल 1965 को मुंह मोड़ दिया था सीआरपी की मात्र 2 कंपनियों ने, जिसमें 6 जवान हमारे शहीद। हमारे जो है संसद को हमने बचाया था। अब माननीय सांसद मलाई खा रहे, पुरानी पेंशन ले रहे, और जो चौकीदार सड़क पे खड़ा जिसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री दिवाली मनाते हैं और 1 रैंक 1 पेंशन का ढिंढोरा पीटते हैं, जबकि आपको मालूम होना चाहिए देशवासियों को कि अर्धसैनिक बलों की तो पेंशन ही नहीं है। ठीक बात जी। ठप्पा लगा दिया हाई कोर्ट ने। अब चाहिए समय रहते संभले सरकार, वरना जो है खासकर कर्नाटक का, मध्य प्रदेश और जितने भी स्टेट है उसमें जहां हमारी ज्यादा शक्ति है, हम वो किसी को देंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करे और ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो है लागू करे। ठीक। जोशी साहब, 2 बातें हैं। एक तो ये, इस बात से सहमत हो आप कि भाई जो भी, क्योंकि नेताओं के हृदय में मैं देश के प्रति इतना गंभीर जज्बा देख रहा हूं कि वो ओवरफ्लो हो रहा है, जज्बा संभाले नहीं संभल रहा, देशभक्ति की जज्बा नेताओं में बहुत ज्यादा देशभक्ति आ गई, मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सब फेल हो रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं करते उस ओवरफ्लो होते जज्बे को कंट्रोल करने के लिए कि ये नियम बना दे कि पार्षदी से लेके और लोकसभा, राज्यसभा तक का चुनाव तब लड़ पाओगे जब बेटे को, बेटी को अग्निवीर बनाओगे? बताओ भैया, समाजवादी पार्टी सहमत है? देखिए अग्निहोत्री साहब, मैं व्यक्तिगत रूप से तो इससे सहमत हूँ। तो पार्टी को तय करना है, पार्टी का भाई, पार्टी तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये अच्छा विचार है। अरे आप तो मांग करो भाई, आप सबके हृदय में मैं देख रहा हूँ वो दाएं बाएं बह रहा है देशभक्ति का जल, जो तूफान, उसको समेटना भी है मुझे। इतनी ज्यादा देशभक्ति आ गई नेताओं में कि मुझे बड़ा उनके प्रति वो है, सम्मान का भाव जागृत हो रहा है जी। आज जो आपने जो विषय कहा है, जो कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार उनके छोटे से बड़े नेता कहते हैं आज हम विश्व की 4थी या 6ठी अर्थव्यवस्था बन गए। आप के मुद्दे पर आ रहा हूँ वाजपेयी जी, मैं भटकने वाला व्यक्ति जी। 4थी या 6ठी हम आज अर्थव्यवस्था है देश की। तो देश जानना चाहता है, जब हम इतनी बड़ी महान व्यवस्था नहीं थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के छोटे छुटभैया नेता से और देश के प्रधानमंत्री तक सब आगे उसमें,
वो कहते हैं कि आज देश चौथी व्यवस्था है विश्व की, छठी व्यवस्था है विश्व की। तो आज आप पेंशन हटाने का काम कर रहे हैं, और जब देश कोई व्यवस्था में नहीं था, गरीबी रेखा से नीचे था, और तब ये पेंशन मिलने का काम कर रहे थे। आज मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे मित्र हैं, आप प्रोफेसर साहब, आप सुनिए प्रोफेसर साहब, मैं आपका बड़ा, अरे आप सुनिए, आप बड़े ज्ञानी पुरुष हैं प्रोफेसर साहब, सुनिए तो सही, आप बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। आप सुनिए अगर सरकार, अगर प्रैक्टिकल, अगर आप जिस क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, और अगर पुरानी परिपाटी बदलेंगे आप, अगर नया को प्रयोग करेंगे, तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरा मानना ये है कि अगर देश में परिवर्तन आ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा, आपको सहयोग करना पड़ेगा उसमें, कि इस परिवर्तन में ऐसा नहीं है कि अच्छा हो गया तो बहुत, तब भी करना है, खराब हो गया तब भी करना है। तो थोड़ा सा जो है, आप अगर प्रयोग किया जाता है तो ठीक, एक मिनट मित्र, दोनों लोग रुकिए, ठीक, आगे बात आगे। मैं कुछ अनूठे विषयों पर चर्चा करता हूं, बाकी तो सब है ही, रिलीज है प्रेस की, उसका क्या करना। विजय बंधु जी, एक मसला और खड़ा होता है, वो मसला ये कि भाई वो लोग चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, एक रिपोर्ट आई थी एक उसमें वेबसाइट में, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी लोग ठीक नहीं, अधिकांश राजनेताओं की संतानें विदेश में शिक्षा पा रही हैं क्या, और विजय बंधु और रणवीर सिंह के लड़के को पकड़ के भर्ती किए दे रहे हो अग्निवीर में, बोले तुम्हें अग्निवीर बनना है? जोशी जी का लड़का, मनोज पंडित का लड़का, सुधा मिश्रा का लड़का पढ़ाएगा हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड में है, और बाकी सब, अरे भाई आपसे आपका नाम वापस ले लिया, शकुंतला बोल दिया, मेरे ऊपर दया करो प्रभु, है ना। आप तो नाम शकुंतला रामलाल श्यामलाल कर दिया, हटाओ, सब नेताओं का नाम बदल लिया, ये नेता है मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, आपके लड़के पढ़ेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी है, और विजय बंधु घर से पकड़ के ले जाओ, बोले अग्निवीर बनाएंगे, ये कैसे चाहिए, क्या मसला है भैया? देखिए सर, ये बहुत गंभीर सवाल है। गरीब किसान का, मजदूर का बेटा अग्निवीर बनेगा, देश का नेता, बीसीसीआई का सचिव बनेगा उसका बेटा, तो ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा, निश्चित रूप से उठेगा। और दूसरा जो सवाल अभी जो गंभीरता से अभी मनोज भाई से हमारी बात अच्छी बात बोले कि ये प्रयोग है। 2003 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी योजना को लेकर एनपीएस को लाए थे, तो ये प्रयोग नेताओं पर क्यों नहीं किया उन्होंने? नेता तो सक्षम भी होता है। आज अधिकांश सांसद करोड़पति, अरबपति हैं, उन पर प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है? उनका तो बढ़ता जा रहा है। आप प्रयोग जनता पर, आप प्रयोग कर्मचारियों पर, आप प्रयोग उन्हीं लोगों पर जो खुद एक के सहारे चलते हैं। नेताओं के तो बहुत सारे संसाधन होते हैं, उन पर आप प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और फिर आपने भी कहा एक प्रयोग कर रहा हूं, एक प्रयोग आप एक भी कर लीजिए, जैसे सर ने अभी बताया, मेडिकल का छात्र होता है जो एमबीबीएस करने जाता है ना, तो उसको प्रयोग करने के लिए जिंदा आदमी नहीं देते, उसको प्रयोग करने के लिए वो देते हैं कि जहां पर वो चीजों को बनाए। सारा कुछ गरीब तबका किसान पर प्रयोग हो रहा, नेताओं पर प्रयोग करके दिखाइए आप, एक प्रयोग नेताओं पर दिखाइए। हम कैसे अपने हमारी आत्मनिर्भर कैसे व्यवस्था बंद कर, इसके लिए क्या परिपाटी बननी चाहिए, क्या कनेक्टिविटी होनी चाहिए? आप ये देखिए कि इसमें कर्मचारियों को हमारा दम निकल गया, हम मर गए। और मेरा मानना है, बिल्कुल मैं अमिताभ जी की बात से सहमत हूं कि देश का विधायक, सांसद और मंत्री इनके बच्चों के लिए भी मैंडेटरी कर दें कि आपको भी 2 साल 3 साल जो है अग्निवीर क्या आर्मी में जाना पड़ेगा। जो जज्बा है, जो देश सेवा करने का जज्बा है, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उसके लिए आपको भावना पैदा करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको चीज करनी पड़ेगी कि देश मेरा है और इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। उसी भावना से गरीब का, किसान का बेटा देश के बॉर्डर पर जाकर लड़ता है, सीधी सी भावना से। लेकिन उसको बाद में आप क्या देते हैं कि आप जाओ ऐसे। अभी कौन, महेंद्र सिंह धोनी और आप जितने बड़े क्रिकेटर हैं हमारे, सबको आर्मी में भर्ती किया ना, सबको दिया ना कि भाई जाइए, आप मोटिवेशन दीजिए, चीजें कीजिए, खड़े होइए और जाके बॉर्डर पर खड़े होइए आप। लेकिन किसान का बेटा ही क्यों, नेता का बेटा क्यों नहीं? हम ये सवाल तो मैं कह रहा हूं, आपकी बात से सहमत हूं मैं। ठीक है, एक मिनट भाई बंधु जी, मनोज जी, सुधा मिश्रा जी
मुझसे एक सज्जन ने कहा कि अमिताभ जी, आप सरकारी कर्मचारियों के चक्कर में कहाँ पड़े रहते हो हैं? मैंने भाई क्यों, क्या हो गया? बोले ये सब खाए कमाए रहते हैं, जो एक सामान्य भाषा होती है। मैंने कहा मैं इस बात का प्रतिवाद करने की बजाय इससे बड़ा प्रश्न रख देता हूं बाबू। बोले बताइए। मैंने कहा सरकारी कर्मचारी खाए कमाए होते हैं, खाए अघाए होते हैं, नहीं होते हैं, इस पे तो विवाद है, पक्ष विपक्ष में देश बंट जाएगा। लेकिन किसी चौराहे पे जाके पूछो नेता खाए अघाए हैं कि नहीं, सब 100 लोग खड़े होंगे, 100 कहेंगे हैं, क्या एक भी नहीं कहेगा नहीं है। तो उनको पेंशन की फिर जरूरत क्यों? उनको मुफ्त इलाज की जरूरत क्यों? उनको मुफ्त यात्रा की जरूरत क्यों? साथ में कंपेनियन की जरूरत क्यों? उनको विटामिन की गोली और टॉनिक हमेशा जीवन भर फ्री मिले क्यों? नहीं, खाए कमाए तो वो भी हो सकते हैं, उनकी संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो एक बार विधानसभा, लोकसभा या नगर निगम भी देख आया है, उसके कुर्ते से कलप नहीं गया भगवान का नाम लेके, फिर भले दोबारा जीता हो ना जीता हो। सुधा जी। जी अमिताभ जी, मैंने बात की शुरुआत ही इसी से की थी कि अगर हम पुरानी पेंशन योजना के लागू होने की बात कर रहे हैं और अपने राज्यों में कर भी रहे हैं, तो मेरा स्टार्टिंग यही था, मैंने यही कहा था कि अगर जो सांसद, विधायक या कोई और है जो राजनीतिक चीजों से जुड़े हुए हैं, अगर उनको पेंशन मिल रही है तो बाकी औरों को क्यों नहीं। मैंने शुरुआत भी यहीं से की थी। आप जानते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों ने दिया था कि 2021 वर्ष में जवानों की आत्महत्या का जो संख्या है वो बढ़ रही है, प्लस नौकरी छोड़ने का सिलसिला बहुत ज्यादा हो रहा है, बीआरएस लेने वालों का सिलसिला ज्यादा हो रहा है। मैं जब बोल रहे थे कि हर बच्चे, हर परिवार से एक जो इनका जो क्रांतिवीर और कौन से लेके आए हैं, मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ यही नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं जरूरी हो कि हर नेता, ये मेरा अपना व्यक्तिगत है सलाह, और मैं चाहती हूँ ऐसा इस देश में कि जितने भी नेता या राजनीतिक लोग जुड़े हुए हों, उनके बच्चे यही पढ़े भारत में। और भारत में सरकारी, चूंकि सीबीएसई बोर्ड हमारा सब कुछ तो जुड़ा हुआ है ना, यही के स्कूलों में पढ़े, ये भी बहुत जरूरी होना चाहिए इस देश में। क्योंकि अगर देश के विकास की हम बात कर रहे हैं तो ये अब हमें करना पड़ेगा। नहीं हुआ इसकी बात नहीं करनी है, लेकिन जो हो सकता है उसे करना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और बोल लीजिएगा, अभी मनोज पंडित जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि शिक्षक है, पढ़ाते होंगे, ये करते होंगे। बच्चे स्कूल में सीखने आते हैं, सरकार सीखने के लिए नहीं है, सरकार नियंत्रित करके जनता की सुविधाओं और कर्तव्यों की प्रतिपूर्ति के लिए है। आप वहां नहीं बैठे हुए अनुसंधान संस्थाशाला में क्या प्रयोग करेंगे, अच्छा हो रहा है कि नहीं, सही हो रहा है कि नहीं। आपके पास इतना समय है कि जो भी आप सुविधाएं और योजनाएं लेके आ रहे हैं, पहले टेस्ट कर लीजिए, तब लागू करिए। आप नहीं बोलते स्कूल में गए हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तब लागू करेंगे। ठीक, ये आपके लिए मौका नहीं होता है। ठीक है जोशी जी, राजनीतिक लोग अगर अपने आचरण से कोई प्रतिमान नहीं बनाएंगे, देश के सामने कोई मिसाल नहीं रखेंगे, तो उनके किसी भी वचन में, उनके किसी भी वक्तव्य में, उनके किसी भी निर्णय में प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जनता जान रही कि भाई जोशी जी हमको भाषण दे रहे हैं और खुद देखो नींबू काट कलप का कुर्ता पहने लंबी गाड़ी से आए हैं क्या, और मॉन्ट ब्लैंक का पेन लगाए हैं 40,000 का, 2 लाख की घड़ी पहने, 1 लाख का चश्मा है, और कह रहे गरीबों एक हो जाओ। तो आदमी हंसता है ना, इसलिए तो नेता की बात नहीं मानता आजकल। वो कहते जाओ यार अपने घर जाओ। नहीं, या तो उसको 1000 रुपया आलू और पूरी और आम का अचार और बाकी और व्यवस्थाएं और बस दो, तो वो रैली में आता है, वरना आता किसी की रैली में नहीं। सच्चाई यही है। जोशी जी। देखिए अमिताभ जी, सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, चाहे वो हमारे पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हैं, ये बहुत सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये इम्प्लीमेंट करने का काम होना चाहिए, मेरी निजी राय ये। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज की जो बहस का जो प्रारूप है, ये लड़ाई उन लोगों की है जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया है देश के लिए, प्रदेश के लिए और अपनी संस्था के लिए। तो निश्चित तौर पे इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। ये इनके साथ अगर जस्टिस नहीं होता तो इनकी भी जो भावनाएं आहत नहीं होती, देश की भावनाएं आहत होती है। इसलिए जो हमारे भाई विजय जी
और आदरणीय रणवीर जी जो लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसको हम लोगों ने पॉलिटिकल चश्मे से ना देखकर केवल एक बात से देखना चाहिए, ये लड़ाई उन लोगों की है जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया अपनी संस्था की। तो अगर हम इस बात को लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग इनकी न्याय के साथ खड़े हो पाएंगे और इन लोगों की लड़ाई में सही ठीक बात है। मनोज बाबू, एक चूंकि आप सरकार में, इसलिए सब राजनीतिक बिरादरी की तरफ से आपसे पूछ ले रहे हैं, क्योंकि राज्यों में अलग अलग पार्टियां भी सरकार में है, सरकार में बहुत सारे दल हैं, इसलिए सबके लिए एक सवाल पूछ लेते हैं। जब तक हम ओपीएस नहीं दे पाते, मान लीजिए, क्या तब तक के लिए क्या ये नैतिक नहीं होता कि हमारे देश का, राज्यों का जो शासक है, राजनीतिक वर्ग है, ठीक, उत्तर प्रदेश में योगी जी, बंगाल में ममता जी, राजस्थान में गहलोत जी, देश में मोदी जी, ऐसे सारे नाम ले लीजिए, तमिलनाडु में स्टालिन जी, सब लोग ये खड़े होकर अपनी अपनी विधानसभा और लोकसभा में प्रस्ताव पारित कराते कि हम लोग स्वेच्छा से पेंशन छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें ये लगता है ये अनैतिक है। तब लगता है सारे तर्क ठीक है कि भाई अगर हम, एक मिनट बाबू, एक मिनट, अगर पिता ने ये कहा घर में कि भाई अब देसी घी में पूरी नहीं बनेगी, इस वक्त तंगी चल रही है, ठीक, और शाम को खाने बैठा तो कहा हमारे लिए 4 देसी घी की निकाल दो, बाकी फिर तुम लोग मिट्टी के तेल में बना लेना, तो कैसे चलेगा? उसको भी छोड़ना होगा ना देसी घी। अभी आप देखिए कि कोविड में सबकी विधायक निधि, सांसद निधि और जो तनख्वाह मिलती थी उसको भी काट लिया गया, वो भी कम 30%, 70% काट के 30% दी गई। तो ऐसा नहीं है कि ये भी पहले कभी नहीं हुआ। जिस त्रासदी से देश गुजरा है, आप भी व्यक्तिगत रूप से आपको सब मालूम है और आपने देखा है और सबने देखा है, हर देश का हर व्यक्ति जानता है हुआ क्या था। हम उस चीज से बाहर निकल के आए हैं। तो ये सांसद, विधायक, मंत्री, एमएलसी, राज्यसभा सांसद, सबकी निधि जब्त कर ली गई और वो इस चीज में लगाई गई कि भाई ठीक है, सिस्टम को चलाना है। मैं बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये नहीं है कि भाई सरकार कुछ अच्छा काम करती है तो हमें बहुत इसके लिए बहुत ज्यादा चीजें, पर जो जिस चीज की आवश्यकता है वो हमें करनी है ना, ऐसे ही। जी ठीक है। विजय बंधु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय जी, अभी बहुत अच्छी बात मनोज भाई ने उठाया कि कोरोना काल से हम लोग निकल के आए हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। उस कोरोना काल में वही शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी आपकी व्यवस्था को, सरकार की व्यवस्था को, देश की व्यवस्था को चलाया। दुर्भाग्य से उस दौर का डीए आज तक नहीं दिया गया है और बल्कि केंद्र सरकार ने भी आदेश दे दिया कि हम ये डीए नहीं देंगे। जिस दौर में हमने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिया और जिसके दम पर पूरी व्यवस्था चली, वही सफाई कर्मचारी, वही डॉक्टर, वही नर्स, आज उस कोरोना काल में जब अपने को अपना छूने को तैयार नहीं था, हमने काम किया, तो हमें तो इनाम में वो डीए भी मिलना चाहिए था, वो पुरानी पेंशन भी मिलना चाहिए था, क्योंकि हम सब लोगों ने काम किया। आप सबने देखा होगा जब प्राइवेट सेक्टर के सारे लोगों ने मना कर दिया। मैंने जी, एक मिनट विजय जी, एक मिनट रोकूंगा आपको। मैंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक आग्रह किया था केंद्र और राज्यों की सरकारों से कि हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी, केंद्रीय सेवा के अधिकारी नहीं, जो बहुत बड़े पदों पे, उनको छोड़ भी दीजिए, लेकिन जो सामान्य वर्ग के कर्मचारी हैं, करोड़ों, लाखों लाख लोग, राज्य को जोड़ लीजिए तो करोड़ों में जाएंगे। मैंने कहा था इन सबको एक्स ग्रेशिया 5,000 रुपए बिना किसी भेदभाव के धन्यवाद पत्र के साथ सरकारें दें। नहीं माना। आप एक रैली में 5 करोड़ फूंक दोगे, नेता लोग ऐसे जहाज उड़ाओगे जैसे टेम्पू चल रहे हो, दे धनाधन, दे धनाधन। लेकिन ये नहीं होगा कि सफाई कर्मचारी को चिट्ठी मिलती मुख्यमंत्री की दस्तखत की और 5,000 रुपया मिलता। अच्छा नहीं होता। सीआईएसएफ के हमारे जवान को, जिसने एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, मालूम है कि ये एयरपोर्ट ये मौत का दरवाजा है, यहीं से कोरोना आया है, क्या अच्छा नहीं होता? क्या हम गरीब हो जाते? नहीं ना। एक एक दिन में शेयर मार्केट में लाखों हजारों करोड़ रुपया ऊपर नीचे धुआं हो जाता, तब कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, तो इससे क्या हो जाता?
लेकिन भारत में राजनेताओं ने मेरी उस प्रार्थना को नहीं सुना। कई लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कहा, अमिताभ जी आप इमोशनल हो जाते हैं, राजकाज ऐसे नहीं चलता। तो मैंने, भैया जैसे चले वैसे चला लो, मैं क्या कर सकता हूं। मनोज जी, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि करना चाहिए था। आप भी देखिए कि जब कोरोना काल में ये भी एक युद्ध था, ये भी अघोषित युद्ध था जिसको हमने लड़ा। आप ये देखिए कि जो वैक्सीन हमें कोई देने को तैयार नहीं था, आज हम देश को वहां ले आए कि हम लोगों को मदद करने के लिए वैक्सीन दिया हमने। तो कहीं ना कहीं चीजों को अच्छा किया, चीजों बढ़ाई गई। अब सबसे पहले होता क्या है कि आप या हम या परिवार में कहते हैं यार ये तो अपना है, इसे बाद में भुगतेंगे, पहले बाहर वाला है, इसको निपटा लो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो परिवर्तन लाने की बात हो रही है। मैं ये नहीं कहता पेंशन के खिलाफ नहीं है कि पेंशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, मैं एक व्यवहारिक बात कह रहा हूं। जो इमोशनल वाली बात आप कह रहे हैं कि हम सब इमोशनल हैं और इमोशनल की वजह से ही चीजें चलती हैं, क्योंकि दिमाग से तो एक समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, वो कहते थे कि राजनीति तो दिल से होती है, दिमाग से तो सिर्फ खुरापात होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर देश को चलाना है, चीजें करनी है तो दिल से ही चलेगी, वो दिमाग से नहीं चलेगी। मनु जी ठीक है। तो जी 1 घंटे बहस चली, सच्चाई मालूम क्या है, कष्ट कहां है जनता को। सरकारी कर्मचारी, आज उनका विषय इसलिए उनको उल्लेख कर रहा हूं। मैंने एक बात और कही थी जब पूरा कोरोना में लॉकडाउन था, ऐसे मंच से कही थी कि सरकार, राजनेता, सुधा जी, सारे राजनेता जिनके पास फौज फाटा सरकारी है वो फौज फाटा छोड़ दें लॉकडाउन तक के लिए, क्योंकि वो तो घर से निकल ही नहीं रहे, वो तो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है, गार्डन में भी नहीं आ रहे। सरकार पर लोड कम हो जाता फाइनेंशियल, किसी ने नहीं छोड़ा, बोला ना ये 200 सिपाही मेरे बंगले के बाहर पड़े रहने चाहिए, हम निकले ना निकले मेरी मर्जी। इसलिए आप पर सवाल उठता है, नेताओं पर इसलिए सवाल उठता है